पॉलिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 का पार्ट 2। आर्टिकल 21 का पार्ट 2 हमने पिछले लेक्चर में देखा कि आर्टिकल 21 क्या बताता है आपको। आर्टिकल 21 बताता है कि आपके पास क्या है, आपके पास राइट टू लाइफ है और राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, तो ठीक है, ये बातें होगी। अब हम दो बातों को डिस्कस करेंगे। पहला है आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दो चीज़ों की बात करेंगे आज हम, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी टेकन अवे इफ़ द लॉ इज पास थ्रू वैलिड प्रोसीजर कमिट। देखिए हमने ये बात उसमें पढ़ा था कि आपका लाइफ और लिबर्टी छीना जा सकता है अगर वो प्रोसीजर वैलिड प्रोसीजर, अगर वो प्रोसीजर लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया है। अगर मान लीजिए अगर हमारा लाइफ है, अगर हमारा पर्सनल लिबर्टी छीना जा सकता है, लिया जा सकता है, अगर वो प्रोसीजर लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी टेकन अवे इफ़ द लॉ इज पास्ड थ्रू वैलिड प्रोसीजर परमिट। अगर वैलिड प्रोसीजर परमिट से आपका लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को लिया जा रहा है तो वो ले सकते हैं। मॉडर्न टाइम्स में क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज फॉलोइंग बोथ प्रोसीजर्स। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, दोनों प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है। जैसे में इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वेयर एज इन 1950s द कोर्ट फोकस्ड ओनली ऑन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए अभी क्या है, मॉडर्न टाइम पे क्या है कि कोर्ट क्या फॉलो कर रहा है, दोनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है, चाहे वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो। ठीक है, इन दोनों को फॉलो कर रहा है। लेकिन जहाँ तक बात था 1950 के टाइम पे क्या होता था कि कोर्ट किसके ऊपर फोकस होता था, कोर्ट फोकस होता था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मीन्स जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश्ड हो गया उसी को मानना है, उसके बाद या उसके अलावा किसी चीज़ों को नहीं मानना है। ठीक है, व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? अब देखिए अब समझते हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर्स इज वैलिड इवन इफ इट टेक्स लाइफ एंड लिबर्टी। देखिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, अगर लॉ पार्लियामेंट को द्वारा पास किया है थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू अगर वो लॉ पास किया है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो क्या है, वो वैलिड है। और इवन इफ़ इट टेक्स अवे लाइफ एंड लिबर्टी, चाहे वो आपका लाइफ और लिबर्टी ही क्यों ना ले रहे हो, अगर वो चीज़ें प्रोसीजर्स के थ्रू पास हुआ है पार्लियामेंट से, तो वो आपके लाइफ और लिबर्टी को ले सकता है। ठीक है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से लिया गया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। वाइल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से लिया गया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इन ए.के. गोपालन केस में क्या हुआ, 1950 द कोर्ट हेल्ड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ऑफ पार्लियामेंट इज एज पर प्रोसीजर्स। मीन्स आपको क्या है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकता है, क्योंकि ये कहाँ से पास हुआ, ये पार्लियामेंट से पास हुआ है एज पर प्रोसीजर्स के थ्रू ये पास हुआ है। क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, आपको ए.के. गोपालन केस में क्या है, 1950 में कोर्ट ने क्या बोला कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ पार्लियामेंट है और ये प्रोसीजर्स के थ्रू पास किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब है, आपको इलेक्शन से पहले क्या हो जाएगा, आपको इलेक्शन से पहले डिटेन कर दिया जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे 1950 के टाइम पे क्या हुआ था, कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था कि एक केरल में ये ए.के. गोपालन का जो पार्टी था वो बहुत अच्छी तरीके से उभर रहा था, बहुत अच्छी तरीके से जा रहा था। और यही एक ऐसा पार्टी था उस टाइम पे साउथ में कि वो क्या कर रहा था, नीचे के स्तर से लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। मीन्स ये क्या हो रहा था, ये आगे चल करके ए.के. गोपालन को सीएम बनना था। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट में एक चीज़ों को पास कर दिया कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया जा सकता है, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो। ये हैंस द अरेस्ट ऑफ ए.के. गोपालन इज वैलिड। मीन्स उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन को पास करके या पार्लियामेंट में ये प्रोसीजर्स के थ्रू लॉ बना करके क्या कर लिया गया, ए.के. गोपालन को
अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, दिस वाज नैरो अप्रोच ऑफ कोर्ट वाइल इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये क्या है, ये कोर्ट का नैरो अप्रोच है। कैसे नैरो अप्रोच है? वाइल इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेट हो रहा था तो ये क्या है, ये एक नैरो अप्रोच है। इन बैंक नेशनलाइजेशन केस 1969, बैंक नेशनलाइजेशन केस में 1969 में also called the R.C. Cooper case, the court held that Parliament should also focus on due process of law while passing the law। देखिए बैंक नेशनलाइजेशन केस के टाइम पे 1969 में क्या बोला, आरसी कूपर केस इसको बोला जाता है। कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट को सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को नहीं देखना है, पार्लियामेंट को क्या करना है, लॉ पास करने के टाइम पे आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ए के गोपालन उस टाइम पे क्या थे? ए के गोपालन लेफ्ट पार्टी से थे। इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे ए के गोपालन क्या थे? लेफ्ट पार्टी से थे। और देखिए अब ये बात आती है आपको कि 1950 से 1965 तक, 1950 से लेकर के 1965 तक क्या था? प्रो गवर्नमेंट था, प्रो गवर्नमेंट जज थे। क्या था? प्रो गवर्नमेंट जज। इससे क्या हो रहा था, जैसा गवर्नमेंट करती थी वैसे ही कोर्ट करती थी। जैसा गवर्नमेंट करती थी, प्रो गवर्नमेंट जज का मतलब है जैसा गवर्नमेंट ने कर दिया वही, क्योंकि 1950 3 साल हुए थे हमें आज़ाद हुए। 3 साल जब हमें आज़ाद हुए थे तो क्या था उस टाइम पे? क्या था उस टाइम पे? मैक्सिमम जो जज थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे? वो आपका कांग्रेस पार्टी से इन्फ्लुएंस थे। इसलिए 1950 से लेकर के 1965 तक क्या था? 1950 से लेकर के 1965 तक प्रो गवर्नमेंट जज था। प्रो गवर्नमेंट जज मतलब जो चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है उसी को जज भी मान ले रहा है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं रेज हो रहा। ठीक है, उसके बाद 1965 के बाद क्या हुआ? 1965 के बाद क्या हुआ कि प्रो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हो गई। कोर्ट क्या हो गई? कोर्ट हो गई प्रो कॉन्स्टिट्यूशन। 1965 के बाद कोर्ट क्या हो गई? प्रो कॉन्स्टिट्यूशन हो गई। 1965 के बाद कोर्ट क्या होगी? कोर्ट होगी प्रो कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें कि क्या हुआ? अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मानने लग गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है वही गवर्नमेंट, वही कोर्ट भी मान रहा है। ठीक है, अब आता है हम लोग कि क्या क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाज टेकन फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ PEL, इसको हम लोग सिंपल में बोल देते हैं PEL और DPL, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। PEL को किसने इस्टेब्लिश किया था? PEL को इस्टेब्लिश किया था जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ने, वहाँ से लिया गया था। और DPL को कहाँ से लिया गया था? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब PEL क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंश्योर दैट ए प्रोसीजर्स इज फॉलोड वाइल मेकिंग द लॉ। एक प्रोसीजर्स फॉलो किया जाएगा, जबकि जब भी नियम बनेगा तो उसमें क्या होगा? एक प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। एंड इट्स रीजनेबलनेस एंड जस्टिसनेस शुड नॉट बी क्वेश्चन। उसके रीजनेबल, उसके कारण को और उसके जस्टिफिकेशंस को के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा। यही है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि आप जो भी नियम बना दे रहे हो उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। वेयरएज अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर देखते हैं, द लॉ ऑफ पार्लियामेंट टेस्टेड फॉर फेयर एंड रीजनेबल ग्राउंड। मीन्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं? हम फेयरनेस को देखते हैं कि हाँ जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है वो फेयर है या नहीं है। ठीक है, वो फेयर है या नहीं है, या वो रीजनेबल ग्राउंड पे कितना सही है। तो हम लोग ये चेक करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। एक हाथ में क्या है, एक तरफ क्या है, द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेक्स पार्लियामेंट ओवर द पावरफुल एंड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिजल्ट इन जुडिशियल ओवररीच। देखिए दूसरी तरफ क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या करता है? पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या करता है? जुडिशियल को
ओवररीच करता है या फिर जुडिशियल को सुप्रीम बनाता है। दोनों का बात यही है। दोनों क्या मानते हैं? दोनों में से दोनों मानते हैं कि हमें सुप्रीम होना है और हमें सुप्रीम होना है। पार्लियामेंट बोलता था कि हमें सुप्रीम होना है और जुडिशियल बोलता था कि हमें सुप्रीम होना है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, PEL क्या हुआ, PEL एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और DPL क्या है, DPL कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। ठीक है, हेंस इन इंडिया बोथ डॉक्ट्रिनर फॉलोड, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों चीज़ों को फॉलो किया गया, पार्लियामेंट को भी और कॉन्स्टिट्यूशंस को भी। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स गए तो ब्रिटिशर्स का एक सजेशन हुआ ये, आप देखो, आप क्या करो, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के चक्कर में भी मत पड़ो। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के चक्कर में पड़ोगे तो थोड़ा भी अगर लोगों को लगेगा कि हाँ ये कानून गलत है या नियम गलत है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो तुरंत लोग क्या हो जाएंगे, लोग तुरंत कोर्ट पहुंच जाएंगे। अगर आप PEL प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अगर फॉलो करो तो उसमें तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट ने जो भी नियम बना दिया, पार्लियामेंट ने जो भी नियम कर दिया वो सबसे सुप्रीम है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये सजेशन दिया था कि आप क्या करो, आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करो, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करो। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे जैसे चेंज होते गया, नियम चेंज होते गया, सुप्रीम कोर्ट में चेंजिंग आते गई, तो वहाँ पर क्या मानने लगे, दोनों को मानने लगे, दोनों डॉक्ट्रिन को फॉलो करने लगे। दोनों डॉक्ट्रिन को कैसे फॉलो करने लगे कि चलो भाई, जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ उसको भी फॉलो करते हैं और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको भी फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद आते हैं हम लोग मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी केस में क्या हुआ, इन दिस केस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड। इस केस में क्या हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। क्या मेनका गांधी कौन थी? मेनका गांधी थी इंदिरा गांधी के फैमिली के कुछ मेंबर्स थे जो कि एक जर्नलिस्ट थी, जो कि क्या कर रही थी, जर्नलिज्म को बढ़ावा दे रही थी। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। एंड द कोर्ट हेल्ड दैट लॉ ऑफ पार्लियामेंट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। लॉ ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा, फेयर और रीजनेबल होगा। इट शुड एडहेयर टू गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट। ये कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट, जैसे कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और आर्टिकल 21 लिबर्टी। ये कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए आपको गोल्डन ट्रायंगल के ऊपर, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, सॉरी, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये चीज़ें होनी चाहिए। तभी क्या होगा, तभी फेयर डिसीजन हो पाएगा। मेनका गांधी पासपोर्ट वाज इम्पाउंडेड ड्यू टू सेक्शन 10 ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। उस टाइम पे मेनका गांधी क्या हो रही थी, जर्नलिज्म को लेकर के कहीं बाहर जा रही थी। जब बाहर जा रही थी तो उनका पासपोर्ट क्या हो गया, उनका पासपोर्ट सीज हो गया। कहाँ पर, एयरपोर्ट पे। किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 10 ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। पासपोर्ट का भी बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे नियम हैं, इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 1967 के अकॉर्डिंग ही क्या हुआ। ये कब निकाला गया था, ये निकाला गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, मेनका गांधी वेंट टू कोर्ट टू चैलेंज द एक्ट। इस मेनका गांधी ने क्या किया, इस नियम को क्या किया, कोर्ट में चैलेंज किया। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने क्या बोला, द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट टू फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मीन्स पार्लियामेंट का ये ड्यूटी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सुप्रीम है उसी को माना जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट, कोर्ट ने ये बोल दिया कि पार्लियामेंट को क्या मानना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मानना चाहिए। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा सुप्रीम है। किससे, पार्लियामेंट से ज़्यादा कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है, करेंटली द कोर्ट फॉलोज बोथ प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। करंटली क्या है, अभी के टाइम पे क्या है, कोर्ट क्या फॉलो कर रहा है, दोनों प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है। लॉ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है,
अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी। म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी का क्या मतलब है? द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज दे आर इन रिलेशन टू ईच अदर। मीन्स दोनों एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से, एक तीसरे से क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये क्या है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये क्या है? मतलब एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। ये क्या है? ये एक दूसरे से रिलेशन में है, एक दूसरे के रिलेशन में। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 अगर इक्वलिटी अगर हानि नहीं हुआ तो आर्टिकल 19 स्पीच भी हानि होगा और आर्टिकल 21 लाइफ और लिबर्टी भी हानि होगा। मीन्स ये सब क्या है? ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मीन्स ये क्या है? ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। फॉर्मर व्यू पॉइंट, पहले के व्यू पॉइंट में क्या था? एक गोपालन केस में क्या था? एक गोपालन केस में क्या माना गया था? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को माना गया था। एक गोपालन केस में क्या हुआ? द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोर्ट ने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे से हमेशा अलग अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से अलग अलग है। लेकिन बाद का व्यू पॉइंट क्या हुआ? मेनका गांधी केस में द 3 आर्टिकल्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज पर द थ्योरी ऑफ इंटरलिंकेज ऑफ राइट्स। ये तीनों जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये क्या है? म्यूचुअली क्या है? लिंकेज है। मतलब ये क्या है? थ्योरी ऑफ इंटरलिंकेज ऑफ राइट्स के ऊपर बेस्ड है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मीन्स ये अलग नहीं है, ये सेपरेट नहीं है। ठीक है, आगे समझ। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी का यही मतलब है। ठीक है। अब है एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन कहाँ आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन कहाँ हुआ? पहला एक्सपेंशन हुआ राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन एयर, राइट अगेंस्ट सोलिटरी कॉन्फाइनमेंट। ठीक है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, मीन्स आप हथकड़ी पहना करके नहीं ले जा सकते, हथकड़ी पहनाना अगेंस्ट है। राइट टू पेवमेंट्स ड्वेलर्स, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बी फॉरगेटन करेंट सिनेरियो ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मीन्स आपको भूला जा सकता है अभी के करंट सिनेरियो को देख करके, जो कि करंट सिनेरियो में क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? आपको भूला जा सकता है। जैसे सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978, इसमें क्या हुआ था? एक्सपेंडेड ड्यू टू ड्यू प्रोसेस। इसमें ड्यू प्रोसेस को एक्सपेंड किया गया। जैसे में ब्रिंगिंग ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स अंडर आर्टिकल 21। मीन्स प्रिजनर्स को क्या, जो कैदी है उसको ह्यूमन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मीन्स उसको जानवर की तरह नहीं रखा जाएगा। इंसिस्टिंग ऑन फेयरनेस बियॉन्ड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ये क्या इंसिस्ट कर रहा है कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स में क्या हो? फेयरनेस हो। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स क्या हो? फेयर हो। हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1979, इसमें क्या हुआ? एफर्म द राइट टू स्पीडी ट्रायल। मीन्स स्पीडी ट्रायल का राइट एफर्म किया गया एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस। मीन्स ड्यू प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट क्या है? ड्यू प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट क्या है? स्पीडी ट्रायल। मीन्स जल्दी ट्रायल को ख़त्म करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उसके ऊपर। ठीक है। ये है राइट टू आपका स्पीडी ट्रायल्स। इंश्योरिंग दैट प्रोसीजर्स कैन नॉट अनजस्टली डिले जस्टिस। मीन्स अनजस्टली जस्टिस में डिले ना हो, इसलिए स्पीडी ट्रायल करना हमारा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इस सेल्वी केस ड्यू प्रोसेस इज फॉलो। हमने देखा था सेल्वी केस में ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया था। इन द पुट्टुस्वामी केस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज फॉलोड एंड गेव बर्थ टू राइट टू प्राइवेसी। पुट्टुस्वामी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया और क्या दिया गया? राइट टू प्राइवेसी दिया गया। पुट्टुस्वामी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया और क्या दिया गया? राइट टू प्राइवेसी दिया गया। इन द राजबाला केस में क्या हुआ? द कोर्ट हेल्ड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन क्वालिफिकेशन फॉर पार्टिसिपेशन फॉर पार्टिसिपेशन फॉर पंचायत इज नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 14। मीन्स कोर्ट ने क्या बोला कि कुछ क्वालिफिकेशन, जैसे सर्टेन क्वालिफिकेशन किसी भी पंचायत इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफिकेशंस की कोई सर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। इज नॉट
against Article 14 and Article 21 and hence the law is valid and contesting elections is not a fundamental rights. Means elections को contest करना fundamental rights नहीं है, तो इसलिए उसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना एक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन क्वालिफिकेशन। पंचायत इलेक्शन में अगर क्या करना है, अगर पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, मीन्स कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट नहीं है। 100 बात की एक बात यही है कि अगर आपको पंचायत इलेक्शन में भागीदारी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि कंटेस्टिंग इलेक्शन फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ सब लोग पंचायत इलेक्शन में भाग ले सकते, लेकिन इसको बाद में चेंज किया गया। हेंस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाज फॉलोड, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया गया। अब है राइट टू बी फॉरगेटन, राइट टू बी फॉरगेटन इन द जोरावर मुंडी केस में दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। मतलब ये आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन है राइट टू बी फॉरगेटन। दो द यूरोपियन यूनियन अंडर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स मेक इट राइट बट इंडियन लॉ डज नॉट एक्सप्लिसिटली ग्रांट इट। यूरोपियन यूनियन अंडर जनरल डाटा प्रोटेक्शन, यूरोपियन यूनियन क्या करता है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन के अंडर क्या करता है, एक ये अधिकार देता है कि आप क्या कर सकते हो, अपना डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट इंडियन लॉ डज नॉट एक्सप्लिसिटली ग्रांट। लेकिन इंडियन लॉ क्या करता है, एक्सप्लिसिटली ग्रांट नहीं करता है। राइट टू प्राइवेसी में क्या है, इन द पुट्टुस्वामी केस में क्या हुआ, द राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्राइवेसी क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया अंडर आर्टिकल 21। किसके अंडर, आर्टिकल 21 के अंडर क्या हो गया, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन इस लेक्चर को हमको क्या करना है, इस लेक्चर को हम लोग पार्ट 2 में बोल देते हैं। हाँ ठीक है, इस लेक्चर को आर्टिकल 21 पार्ट 2। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड।